हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास के विषय में। और आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और वो चैप्टर है कर्नाटक का युद्ध। दोस्तों, हम जानते ही हैं कि कर्नाटक का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया था और हम अपने पहले की वीडियो में देख चुके हैं कि वाणिज्यिक लाभ के उद्देश्य से औद्योगिकरण के बाद में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन व फ्रांसीसी भारत आए और यहाँ पर उन्होंने अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। तो दोस्तों, इसी प्रक्रिया में इनके बीच में कई संघर्ष भी हुए और इन्हीं संघर्षों में से एक जो महत्वपूर्ण संघर्ष था वह था कर्नाटक का युद्ध। और इस कर्नाटक के युद्ध ने अंग्रेजों को इस प्रतिस्पर्धा में कहीं आगे ला दिया और उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कारण थे जिससे कर्नाटक युद्ध हुआ और किस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। इन सभी बातों को हम देखेंगे आज। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और दोस्तों, इस चैनल को ऐसे ही लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक भी जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर भी करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम जिस तरीके से निःशुल्क रूप में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे लोग अपनी तैयारियों को बढ़ा सकें, उसमें हमारी सहायता करें, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि कर्नाटक के युद्ध के विषय में कि कर्नाटक के कुल 3 युद्ध हुए थे। कर्नाटक युद्ध के कुल 3 युद्ध हुए और इन तीनों युद्धों के अलग अलग परिणाम थे। तो इन्हीं के बारे में आज हम देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये युद्ध संपन्न हुए। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक हम। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कुल मिलाकर 5 कंपनियां भारत में आई और मुख्यतः, और जिनमें से 5वीं कंपनी थी फ्रांसीसी। 5वीं कंपनी थी फ्रांसीसी। ये एक सरकारी कंपनी थी जो वहाँ के वित्त मंत्री बेलवर्ट के प्रयास से लुइस 14 के द्वारा फॉर्म हुई थी और ओरिएंटल नाम से ये कंपनी भारत में आई थी। और इन्होंने 1668 में अपनी एक पहली फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। इसके बाद इन्होंने मसूलीपट्टनम, पांडिचेरी इत्यादि स्थानों पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की और मार्टिन इनका पहला गवर्नर हुआ करता था। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो चल रही थी, इस तरीके से। उसके बाद में क्या होता है कि हम देख चुके हैं कि जैसे पुर्तगाली जब आए, कौन कौन से मुख्य थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। ये 5 मुख्य कंपनियां थी जो यहाँ पर आई हुई थी, ठीक। तो हम देख चुके हैं कि डच जो थे, इनका एक मोटिव था, न खाएंगे न खाने देंगे, न जिएंगे न जीने देंगे। इन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों को न व्यापार करने दिया और न खुद व्यापार किया। इन्होंने पहले तो पुर्तगालियों को हराकर उनका एक तरह से व्यापार, और जो किस तरीके से वो उन्होंने अधिकार स्थापित कर रखा था 100 वर्षों से, उसको समाप्त कर दिया। और उसके बाद में इनका उद्देश्य भी परिवर्तित हो गया, ये भी यहाँ से चले गए। तो पुर्तगाली और डच की शक्तियाँ धीरे धीरे डाउन हो गई। अंग्रेजों ने डेन की शक्तियों को, जो 1616 में आए हुए थे, इनकी स्थिति को डाउन कर दिया। और मार्केट में जो 2 शक्तियाँ बड़ी शक्तियाँ बची वो थी फ्रांसीसी शक्ति थी और ब्रिटिश शक्ति थी। यही 2 बड़ी शक्तियाँ उस समय भारत में बची और इन्हीं के बीच में संघर्ष चलता रहा धीरे धीरे। और ऐसा नहीं था कि ये संघर्ष सिर्फ यहीं पे चल रहा था। अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं, विश्व राजनीति की बात करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, कह सकते हैं हम। इनके बीच में कड़ी शत्रुता थी, चाहे वो व्यापार के विषय में हो, चाहे वो कॉलोनी बसाने के विषय में हो। हर एक क्षेत्र में इनके बीच में एक 36 का आंकड़ा हुआ करता था और हमेशा ये एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे और इसी तरीके से इनका कार्यक्रम चलता रहता था।
और अगर हम बात करें भारत में तो 1746 तक का जो समय था, 1746 तक का जो समय था, उस समय तक ये यूरोपीय कंपनियां जो थी इनका उतना भारत में प्रभुत्व नहीं था, बल्कि भारत की जो शक्तियां थी वो ज़्यादा शक्तिशाली थी और ये कंपनियां आपस में ही संघर्षरत इस तरह से रहा करती थी और मेन जो शक्ति का केंद्र हुआ करता था, भारत की जो शक्तियां थी वही हुआ करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें चल रही थी। इस बीच एक बड़ी घटना जो होती है वो संघर्ष होना ही था, क्योंकि दो बड़ी शक्तियां बची हुई थी, एक फ्रांसीसी की, एक अंग्रेज़ों की। तो ये संघर्ष आगे चलकर कर्नाटक के युद्ध में परिवर्तित हुआ और कर्नाटक के युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो ये कर्नाटक का क्षेत्र आज का कर्नाटक नहीं, बल्कि तत्कालीन समय में कर्नाटक जो था वो तमिलनाडु का क्षेत्र था। जो तमिलनाडु का क्षेत्र था उसको ये कहा जाता था कर्नाटक का क्षेत्र। ठीक है, तो वहाँ पे ये संघर्ष हुआ, इसी के बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक विषय के बारे में प्रॉपर पता चल जाए, क्या हम बातें कर रहे हैं, किस तरीके से घटनाएं हुई उसको, और लाइक भी जरूर करिएगा वीडियो। तो यहाँ पर हम देखिए जब बात करते हैं, जैसे हमने अभी जो बात की, भारत में सर्वोच्चता के लिए आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता, और 17वीं शताब्दी के अंत 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की व्यापारिक कंपनियां अच्छी तरीके से स्थापित हो चुकी थी। इनकी अपनी महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर इन्होंने अपनी अपने अधिकार क्षेत्र को विकास में करना चाहा और पुर्तगाली और डच आपस में प्रतिस्पर्धा से काफ़ी पीछे छूट गए थे और दो ही मुख्य प्रतिद्वंदी थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी बचे थे और इनके बीच में इस तरह से संघर्ष होना अनिवार्य हो गया था। यही हमने जो बातें की वही यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अब हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट कर्नाटक वॉर के विषय में। ठीक है, फर्स्ट कर्नाटक वॉर के विषय में बात करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी घटनाएं हुई जिनसे ये युद्ध हुआ। तो दोस्तों अगर हम जैसे बात करते हैं, हमने अभी बात की कि पूरे विश्व लेवल पर, विश्व स्तर पर इनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा थी और इसी समय ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हुई और दो गुटों में गद्दी की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में क्या हुआ कि एक गुट का पक्ष लिया अंग्रेजों ने और दूसरे गुट का पक्ष लिया किसने? फ्रांसीसियों ने। दूसरे गुट का पक्ष लिया फ्रांसीसियों ने। ठीक है, और जब इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे गुट का ये पक्ष लिया तो इनके बीच में जो दुश्मनी तो पहले से चल रही थी वो दुश्मनी कहीं और गहरा गई और इनके बीच की खाई और बढ़ गई और वो खाई ऐसी बढ़ी कि उसका जो परिणाम था, उसका जो प्रभाव था वो भारत तक भी पहुंचा। और अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था, यही कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में भारत में इनके युद्ध का कारण भी बना। और अगर हम उस समय बात जैसे करते हैं तो फ्रांसीसी उस समय बहुत सीधे साधे हुआ करते थे। जैसे समझ लीजिए भारत में अगर हम बात करें तो ये फ्रांसीसी बहुत सीधे साधे हुआ करते थे। ये शांति से अपना व्यापार कर रहे थे, ये अपना व्यापार बहुत शांति से कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों को लगा कि भाई अक्सर होता क्या है कि जो बहुत शांत रहता है उसको कमज़ोर समझ लिया जाता है ना, तो अंग्रेज़ों को भी यही सही लगा। अंग्रेज़ों ने समझ लिया फ्रांसीसियों को कमज़ोर और इन्होंने क्या किया कि कुछ इनके जो जहाज़ थे फ्रांसीसियों के उस पर इन्होंने कर लिया कब्जा। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों के कुछ जहाज़ों पर कब्जा कर लिया और यही वो घटना थी जिसने कर्नाटक के प्रथम युद्ध को जन्म दे दिया। कर्नाटक के प्रथम युद्ध को इस घटना ने जन्म दे दिया और फ्रांसीसियों का गवर्नर हुआ करता था डुप्ले। ठीक है, फ्रांसीसियों का गवर्नर हुआ करता था डुप्ले, जो कि बहुत ही शातिर कह सकते हैं दिमाग का था और शक्तिशाली भी था और अच्छी तरीके से वो जानता था कि चीज़ों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो जब ऐसा हुआ तो उसने क्या किया कि फ्रांसीसियों ने मद्रास में जो अंग्रेज़ों का सेंट फोर्ट किला था अंग्रेज़ों का,
उसको चारों तरफ से घेर लिया, उसको चारों तरफ से उसने घेर लिया। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, जब घेर लिया उसने चारों तरफ से, तो भाई अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने तो कमज़ोर समझकर कब्जा कर लिया था नाव पे, लेकिन जब उसने घेरा डाल दिया तो ये घबरा गए। तो उसने क्या किया, अंग्रेज़ों ने, जो कर्नाटक के नवाब साहब थे, कर्नाटक के नवाब साहब थे, उनके पास पहुंच गए ये अंग्रेज़ सहायता मांगने के लिए। बोले हुजूर हमारी सहायता करिए, हम फंस गए हैं और आपके राज्य में क्या हो रहा है, ये फ्रांसीसी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। अब भाई नवाब साहब थे, नवाब साहब तो चढ़ गए और उन्होंने कहा, बुलाया डुप्ले को बोला उन्होंने कि भाई ये हमारी संप्रभुता पर हमला है, हमारी संप्रभुता पर ये हमला है, हमारे राज्य में रहकर आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं। और नवाब अनवरुद्दीन ने ये बातें कही, किससे, डुप्ले से। तो डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले भाई साहब ने इन अनवरुद्दीन से कहा कि हमको जीतने दीजिए, लड़ने दीजिए, हम जो भी जीतेंगे उसको आधा आधा बांट लेंगे। माइंडसेट समझ चुके था डुप्ले, माइंडसेट समझ लिया था डुप्ले ने भारतीयों का कि यहाँ पर ऐसा ही चलता रहता है, पुराने समय से ऐसा ही होता आया था, मुग़ल पीरियड से ऐसा ही होता रहा था। तो उसने ऐसा पासा फेंका अपना। लेकिन अनवरुद्दीन इससे क्रोध में आ गया कि ये मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा है, और इस तरीके से अनवरुद्दीन क्रुद्ध हो गया। और उसके बाद में ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर इस तरीके से 1746 से 48 तक चला, 1746 से 48 तक चला। और हुआ क्या कि जो अनवरुद्दीन था, नवाब जो था, उसने क्रोध में आकर सेंट थॉमे में एक अपनी बड़ी सेना भेज दी। ठीक है, बड़ी सेना भेज दी, और बड़ी सेना लगभग 10,000 की थी इनकी। और जो अगर हम बात करें फ्रांसीसियों की सेना की, तो उनकी टुकड़ी में मात्र मुश्किल से 500 सैनिक हुआ करते थे। सबको लगा कि नवाब की सेना तो फ्रांसीसियों को हरा देगी, सबको लगा कि फ्रांसीसी ज़रूर हार जाएंगे, लेकिन हुआ जस्ट उल्टा ही। फ्रांसीसियों की छोटी सी सेना ने अपनी तकनीक की सहायता से, अपने अनुशासन की सहायता से नवाब की एक बड़ी सेना को हरा दिया। और ये पहला अवसर था जब क्या हुआ कि यूरोप की किसी शक्ति ने क्या किया, पराजित किया भारतीय शक्ति को पराजित किया। और इससे क्या हुआ कि डुप्ले का जो आत्मविश्वास था वो कहीं ज़्यादा बढ़ गया। और इस तरीके से पहला जो कर्नाटक युद्ध था वो इस प्रकार से इनडायरेक्ट वे में होना तो जा रहा था वो अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन अंग्रेज़ों ने सहायता मांगी किससे, अनवरुद्दीन से। और अनवरुद्दीन के बीच में आने से अनवरुद्दीन भी पराजित हुआ और अंग्रेज़ भी इस तरीके से पराजित हुए, और पहले युद्ध में डुप्ले विजयी रहा। इस बीच जहाँ से ये मुद्दा शुरू हुआ था, कहाँ से, ऑस्ट्रिया से शुरू हुआ था, वहाँ पर संधि हुई। कौन सी संधि हुई, एक्स-ला-सैप्ले संधि हुई। ठीक है, और इस संधि के द्वारा क्या हुआ कि वहाँ पर युद्ध समाप्त हो गया, और प्रभाव तो वहीं का यहाँ भी आया था, तो यहाँ पर भी युद्ध समाप्त हो गया। और जो मद्रास का किला था, जो अंग्रेज़ों को वापस कर दिया फ्रांसीसियों ने, लेकिन विजयी रहे इसमें फ्रांसीसी ही। और यही बातें इसमें लिखी हुई हैं। आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता उग्र रूप में दक्षिण भारत में उभरी। इस नाटक का केंद्र कर्नाटक था, और भारतीय राजनीति, विशेषतः कर्नाटक की आंतरिक स्थिति ने दोनों की शक्तियों को आजमाने का मौका प्रदान किया। और 1740 ईस्वी से शुरू हो गया था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, और उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के अगेंस्ट में आए, और
कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार मात्र बन के रह गया। इस परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध यद्यपि भारतीय राजनीति से सीधी तरह से भले ही संबंधित नहीं था, हमने देखा क्या, युद्ध तो किसके बीच में था, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में था, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में था युद्ध, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, भारत पर पड़ा। भारत पर कैसे पड़ा, क्योंकि यहाँ की जो पहली यूरोपीय कंपनी ऐसी हुई, पहली ऐसी यूरोपीय शक्ति हुई जिसने क्या किया, भारतीय शक्ति को पराजित कर दिया, भारतीय शक्ति को पराजित कर दिया, जिससे क्या हुआ परिणामतः जो यूरोपीय कंपनियां थी उनको लगा कि हम भारत में जो भारत की शक्तियां हैं उनको हम पराजित कर सकते हैं। उनका आत्मविश्वास कहीं ज़्यादा बढ़ गया, उनका आत्मविश्वास कहीं ज़्यादा बढ़ गया। और दूसरी चीज़, जो नवाब की इतनी बड़ी सेना थी उसको एक छोटी सी सेना ने पराजित कर दिया। मतलब एक बड़ी सेना होने से कोई जीतने की गारंटी नहीं हो सकती है, इस बात का भी आभास हो गया यूरोपीय शक्तियों को। और अब उन्हें लगने लगा कि वो यहाँ पर और भी बड़े लेवल पर शासन कर सकते हैं। जो 1746 तक जो भारत की शक्तियाँ ज़्यादा आगे थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ से भारत की शक्तियाँ पीछे होना शुरू हो गई। तो इस प्रकार से ये युद्ध चला, प्रथम युद्ध, और इस संधि के द्वारा, ला शैप्ले की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त भी हो गया। तो एक्स ला शैप्ले की जो संधि हुई, इससे ये युद्ध समाप्त हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में विजयी कौन रहे, फ्रांसीसी रहे, ठीक है। और इस तरीके से ये चलता रहा। उसके बाद में फिर आगे बात बढ़ी, अब अंग्रेज इसमें हो गए थे क्या, पराजित, अंग्रेज पराजित हो गए थे और उनका मनोबल टूट गया, लेकिन फ्रांसीसियों का मनोबल अभी भी बहुत ऊपर था। और वो तो भाई साहब अब कुछ भी कर सकने के, ऐसे उनको लगने लगा वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसी समय कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई जिसने सेकेंड कर्नाटक वॉर को जन्म दे दिया। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिसने सेकेंड कर्नाटक वॉर को जन्म दिया था, जो 1749 से शुरू हुआ, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या वो घटनाएं हुई। देखिए, जहां पर पहला कर्नाटक वॉर जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर एक तरह से था, वहीं पर दूसरा जो कर्नाटक वॉर हुआ वह भारत में ही उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया। कहीं ना कहीं उसके बेस पे भारत में ही उत्तराधिकार का युद्ध था। उस समय कर्नाटक व दक्कन में, कर्नाटक और कहाँ, दक्कन में, इन दोनों ही स्थानों पर उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, दक्कन में अगर हम बात करते हैं दक्कन की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि नासिर जंग, एक थे नासिर जंग और दूसरे थे मुजफ्फर जंग। नाम में ही जंग है, करेंगे ही जंग, ठीक है। दूसरे थे मुजफ्फर जंग। इनके बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई थी, कहाँ पर, दक्कन में। और कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक में चंदा साहब और अनवरुद्दीन में इनके बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई थी, ठीक है। तो इनके बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी और इसी बीच में जब अनवरुद्दीन को पराजित होते हुए देखा चंदा साहब ने अनवरुद्दीन को फ्रांसीसियों से पराजित होते हुए देखा, तो क्या हुआ कि चंदा साहब को लगा कि फ्रांसीसियों की सहायता से मैं अनवरुद्दीन को हटाकर खुद गद्दी पर बैठ सकता हूं। और ये चंदा साहब चले गए किसके पास में, फ्रांसीसियों के पास में कौन चला गया, चंदा साहब चले गए। और चंदा साहब बोले, भैया हमको बना दो तुम नवाब और बदले में जो चाहे हम दे देंगे तुमको, ठीक है। और इस तरीके से
डुप्ले तो भाई साहब बैठे ही थे इस ताक में कि किसी तरह से हमको मौका मिले और हम इस तरह से हस्तक्षेप वगैरह करें भारत की राजनीति में और अपना प्रभुत्व बढ़ा लें। डुप्ले तो मौके की तलाश में ही था और भाई इतनी बड़ी सेना को हटाकर उसका मनोबल भी बढ़ा हुआ था। वो तैयार हो गए और चंदा साहब भाई साहब अकेले नहीं गए। इन्होंने क्या किया, अपने साथ इन्होंने ले लिया किसको सहायता के लिए, मुजफ्फर जंग को भी ले लिया। बोले भैया चलो तुमको भी हम जितवा देंगे। इनको भी हम साथ में लेके चल दिए किसके पास में, फ्रांसीसियों के पास में। ठीक है, तो चंदा साहब ने क्या किया, मुजफ्फर जंग को भी अपने साथ ले लिया कि चलो भैया फ्रांसीसियों से हम सहायता लेके तुमको भी जिता देंगे। ठीक है, तुमको भी हम जिता देंगे। तो हुआ क्या फिर कि चंदा साहब फ्रांसीसी और तीसरा कौन हो गया, मुजफ्फर जंग। ठीक है, ये एक त्रिगुट बन गया, ये एक टीम बन गई। ठीक है, समझ लीजिए एक हो गई एनडीए। अब एनडीए हो गई तो यूपीए भी चाहिए, तो हुआ क्या कि जो दूसरी पार्टी थी कौन सी, नासिर जंग की और अनवरुद्दीन की। नासिर जंग और अनवरुद्दीन, इनके साथ में कौन आ गए, इनके साथ में आ गए अंग्रेज। ये अंग्रेज आ गए, मतलब लड़ाई किसी और की थी, बन गई किसी और की। और इनके बीच में शुरू हो गया फुटबॉल का मैच, मतलब और शुरू हो गया सेकेंड कर्नाटक वॉर। ठीक है, और इस युद्ध में क्या हुआ कि डुप्ले ने अनवरुद्दीन को हराकर मार डाला। डुप्ले ने अनवरुद्दीन को हराकर मार डाला। अनवरुद्दीन का काम तमाम हो गया। ठीक, और गद्दी पर फिर कौन बैठ गया कर्नाटक में, फिर गद्दी पर भाई साहब बैठ गए अपने चंदा साहब। ठीक है, उसके बाद में इसी तरीके से क्या हुआ कि दक्कन में भी मुजफ्फर जंग गद्दी पर बैठ गया और नासिर जंग कैद कर लिया गया। और इस तरीके से सेकेंड वॉर, जो कर्नाटक वॉर था, इस तरीके से जो सेकेंड कर्नाटक वॉर था उसमें विजयी कौन हो गए, इस तरीके से सेकेंड कर्नाटक वॉर में विजयी कौन हो गया, डुप्ले मतलब फ्रांसीसी। ठीक है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अब कैसे बाकी थी देखते हैं। ये थी कहानी का पहला भाग, पिक्चर का इंटरवल से पहले का भाग था ये। अभी इंटरवल के बाद का पार्ट बाकी था। इंटरवल के बाद में क्या होता है, इंटरवल के बाद में क्या हुआ कि जो मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली जो था, कौन, मोहम्मद अली, ये कौन था, अनवरुद्दीन का बेटा था। ये मोहम्मद अली जो था ये अनवरुद्दीन का बेटा था। और ये क्या हुआ, एक किले में सेना लेकर हो गया बंद। किले में सेना लेकर अपने आप को इसने कर लिया बंद। और ये जो केंद्र था किला, वो था अर्काट का किला। और ये अर्काट का किला हुआ करता था शक्ति का केंद्र, ये शक्ति का केंद्र था। और इस तरीके से क्या हुआ कि चंदा साहब भाई साहब भले नवाब बन गए, लेकिन शक्ति का जो केंद्र था वो वहाँ पर कौन था, मोहम्मद अली। वहाँ पर अभी भी मोहम्मद अली था और किसी भी तरीके से उसको वहाँ से हटाकर वो मारना चाहते थे, उसको हटाना चाहते थे अपने रास्ते से। और इसके लिए फिर से उन्होंने सहायता मांगी, किससे, फ्रांसीसियों से। फिर से फ्रांसीसियों से सहायता मांगी। ठीक है, और इस तरीके से ये चीज़ें चलती रही। और मोहम्मद अली ने क्या किया, इसने किया अंग्रेज़ों से सहायता मांगी। इसने फिर से मोहम्मद अली ने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी। लेकिन भाई अंग्रेज़ों की स्थिति आप सोचिए, अंग्रेज़ों की स्थिति आप सोचिए। अभी क्या हुआ था, पहला कर्नाटक वॉर ये ऑलमोस्ट हार गए थे, पहला कर्नाटक वॉर ये हार गए थे। सेकंड में
जो इंटरवल से पहले की पिक्चर थी उसमें भी ये हार गए थे। अब इनका तो जो कॉन्फिडेंस था वो तो एकदम नीचे चला गया था, कैसे जीता जाए भाई, कैसे जीता जाए। तो वहीं पर क्या हुआ, जब ये मदद मांगी गई उसके बाद में क्या हुआ, एक इंसान पीछे से हाथ खड़ा करके आगे आया और वो इंसान था क्लाइव। वो इंसान था क्लाइव, जिसको कहा जाता है कि वो स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति था। रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है कि वो स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति था। उसने कहा भैया मुझे एक बार मौका दो, मैं भी ट्राई करता हूँ, शायद मैं जीत जाऊँ। तो 500 की एक सेना उसको दी गई, 500 की एक सेना उसको दी गई। और उसको जब सेना दी गई कहा गया देखते हैं भैया ये क्या कर पाते हैं। चल दिया, क्लाइव चल दिया और देखा कि उसने क्या कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, खूब ढेर सारे पटाखे इकट्ठा किए, ठीक है। और रात के समय में चंदा साहब को के जहाँ पर थे वहाँ पर उसने अर्काट के पास ये बड़ी खूब पटाखे जलाए। और उसके बाद में जब पटाखे जलाए गए तो ऐसा लगा चंदा साहब को कि आक्रमण हो गया है, आक्रमण हो गया है। और उसने क्या किया, अपनी जो दूसरी सेना त्रिचनापल्ली में थी वहाँ की अपनी सेना को भी बुला लिया। और जो क्लाइव था वो इसी फिराक में था। क्लाइव क्या था, उसी फिराक में था। और उस जैसे ही वो आगे बढ़े, वहाँ उसकी सेना आगे बढ़ी, उसने क्या किया, पीछे से सेना पर आक्रमण कर दिया। पीछे से उसकी और मोहम्मद अली की सेना ने आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में क्या हुआ, धीरे से क्लाइव जीत गया। क्लाइव जीत गया मतलब सेकेंड पार्ट जो था वो कौन विजयी रहा। पहले पार्ट में जहाँ पर ये भाई साहब विजयी हुए थे, डुप्ले साहब, सेकेंड पार्ट थी पिक्चर का हीरो बन गया रॉबर्ट क्लाइव। सेकेंड पार्ट में पिक्चर का हीरो कौन बन गया, रॉबर्ट क्लाइव। तो इस तरीके से ये युद्ध न तुम जीते न हम जीते वाली कहानी आप समझ लीजिए कि एक बार में ये जीत, इंटरवल के पहले ये हीरो, इंटरवल के बाद में ये हीरो। और सेकेंड वॉर जो इनके बीच में हुआ वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक बराबरी पर रहा। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अब इन यूरोपीय शक्तियों को ये पता चल गया कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम भारत में सत्ता का निर्माण कर सकते हैं, हम भारत की शक्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं। और धीरे धीरे भारत की जो शक्तियाँ थी वो अंग्रेज़ों के हाथ में आना शुरू हो गई। अंग्रेज़ों के कह सकते हैं, यहाँ पर तो यूरोपियों के हाथ में हम कहें, यहाँ पर यूरोपियों के हाथ में आना शुरू कर दिया। और इन यूरोपीय कंपनियों ने भारत के अंदरूनी मामलों में भी, भारतीय शक्तियों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इस वॉर में भाई साहब क्लाइव साहब पीछे से आक्रमण करके जीत गए और सेकेंड वॉर जो था वो ओवर हो गया। लेकिन अभी फिर से कहानी बची हुई थी और थर्ड वॉर होना बाकी था, उसको भी हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए वही बातें, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का महत्व है, वही हमने जो बात की वही है कि यहाँ पर क्या हो, फ्रांसीसियों की समस्त आकांक्षाएं एक तरह से चूर चूर हो गई। क्योंकि भाई पहले हाफ में तो भले वो जीत गए थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने सेकेंड हाफ में अपनी स्थिति को अधिक सुदृढ़ कर लिया, ठीक है। और देशी नरेशों को राजनीतिक खोखलापन विदेशियों पर पहले से अधिक स्पष्ट कर दिया। अब पूरी तरीके से लगने लगा यूरोपीय कंपनियों को कि हम यहाँ पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें बढ़ने लगी, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहानी आती है कर्नाटक के तृतीय युद्ध की। इसी समय क्या हुआ कि यूरोप में 7 ईयर वॉर हुआ। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि 7 ईयर वॉर किस परिस्थितियों में हुआ और किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो जब यूरोप में इस तरीके से 7 ईयर वॉर हुआ तो भाई हम तो पहले ही बात कर चुके हैं, जहाँ पे लड़ाई होगी वहाँ पे अंग्रेज़ और फ्रांसीसी तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। प्रभाव उसका पहुँच गया कहाँ पर, भारत में भी पहुँच गया। और भारत में जब पहुंचा तो 1760 में 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ।
कहाँ का? पॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ। ठीक है, और यह युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध हुआ। और इस समय क्या हुआ कि फ्रांसीसियों का जो गवर्नर हुआ करता था, कौन? सेनापति जो हुआ करता था, कौन था? वो था डुप्ले ना। उसको एक भूल किया वहाँ की सरकार ने, उसको उन्होंने वापस बुला लिया था और उसकी जगह लाली को भेज दिया। ठीक है, लाली को भेज दिया, काउंट दलाली को भेज दिया। ठीक है, और काउंट दलाली भाई साहब जो थे भले ही निपुण थे, लेकिन डुप्ले की तरह महारत इनको नहीं थी, डुप्ले की तरह महारत नहीं थी। और इस युद्ध में जहाँ पर अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया? आयर कूट ने किया। अंग्रेज़ों का नेतृत्व आयर कूट ने किया। वहीं पर लाली भाई साहब ने फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया। और इसमें क्या हुआ? आयर कूट की जो सेना थी वो विजयी रही। और बाद में क्या हुआ? जब 7 ईयर का वॉर ख़त्म हुआ तो पेरिस की संधि से यह 7 ईयर वॉर जब समाप्त हुआ तो यहाँ भी परिस्थितियाँ बदल गई। पर ये हार तो चुके ही थे वांडीवॉश के युद्ध में फ्रांसीसी। इस पेरिस के संधि के द्वारा में जो फ्रांसीसियों की शक्तियाँ थी यहाँ पर वो बहुत ही सीमित कर दी गई। उनको किसी भी तरह से राजनीतिक जो उनके नियंत्रण हुआ करते थे उस पर रोक लगा दी गई और उनसे कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ा बहुत व्यापार कर सकते हैं, लेकिन जब राजनीतिक शक्तियां होंगी नहीं तो व्यापार कैसे कर पाते। और इस तरीके से इस युद्ध के परिणाम स्वरूप, तृतीय युद्ध के परिणाम स्वरूप अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेज़ों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस थर्ड वॉर के बाद में क्या हुआ? थर्ड वॉर के बाद में अंग्रेज विजयी रहे और इनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर काउंट दलाली अटैक्ड और इस तरीके की हमने सारी बातें जो अभी हमने की वही चीज़ें यहाँ पर कॉजेज़ में लिखी हुई हैं। 7 ईयर वॉर। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चली और कंक्लूज़न में क्या रहा? 763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई और उसके बाद में फाइनली ये वॉर ओवर हुआ और फ्रेंच जो थे वो डाउन हो गए और अंग्रेज आगे बढ़ गए। और इस तरीके से राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया हो गया। और इस तरीके से भारत में एकमात्र सत्ता जो बची वो कौन सी सत्ता थी? वो सत्ता थी अंग्रेजों की। और अंग्रेज़ों ने आगे चलकर इस युद्ध के बाद में बंगाल की तरफ अपना मूव किया और बंगाल की तरफ जब वो चल पड़े तो वहाँ पर युद्ध हुआ प्लासी का और बक्सर का। और प्लासी और बक्सर के इन दो युद्धों ने अंग्रेज़ों को पूरी तरीके से भारत में इस तरीके से स्थापित किया कि अगले 200 सालों तक वो हमारे ऊपर राज करते रहे और बहुत ही मुश्किलों से वो हट सके। तो अपनी इस कहानी को हम आगे जारी रखेंगे। प्लासी और बक्सर के युद्ध से हम शुरू करेंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक हम अंग्रेज़ों को फिर से यहाँ से भगा नहीं देते और भारत को आज़ाद नहीं करा देते। और हर एक घटना के बारे में हम बहुत ही डिटेल से करेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कर्नाटक युद्ध के विषय में सब कुछ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा और एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और यकीन मानिए कि एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछने वाला है, आपको सब कुछ बता दिया गया है। तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अगर आपने रनिंग नोट्स अभी नहीं बना पाए हैं तो फिर से देख लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो बना ही रहता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को भी दबाइएगा, बेल आइकॉन को बटन को ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी करिए जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। और जिस तरीके से हम इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में नहीं जा सकते हैं, एक प्रॉपर वे में अध्ययन करना चाहते हैं, अपने आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, उन सभी को अपनी आकांक्षाएं को पूरा करने का मौका मिल सके। तो इसी के साथ में हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।